नमस्कार, मेरा नाम पूजा है। अ, ये जो चैप्टर हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ये 10th क्लास की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एसएसटी की बुक का है। आप सीबीएसई बोर्ड के लिए और हरियाणा बोर्ड दोनों के लिए इसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो है पावर शेयरिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पावर शेयरिंग है उसका मीनिंग क्या होता है। पावर शेयरिंग, हमें पता है शेयर का मतलब होता है बांटना या फिर दूसरों के साथ इस चीज को किसी चीज को इस्तेमाल करना, उसको बांट के। तो गवर्नेंस में जब हम हमारे देशों में कोई भी एक जो गवर्नमेंट है वो शासन करती है, वहां पे जब पावर को डिवाइड किया जाता है, जो डिवीजन है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर भी हो सकता है। जैसे हमारे देश के अंदर सेंट्रल लेवल के लिए, स्टेट लेवल के लिए, लोकल लेवल के लिए डिवाइड किया गया है, या फिर अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। उसे हम बोलते हैं पावर शेयरिंग। इसमें जो सोसाइटी है उसके अलग अलग ग्रुप्स को, वो छोटा है, मेजोरिटी में, माइनॉरिटी में है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, उन सभी को कुछ ना कुछ पावर्स दे दी जाती है और साथ में मिलकर देश को चलाया जाता है। इस चैप्टर के अंदर हम दो तरह की स्टोरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। दो जो केस है उनको देखेंगे। सबसे पहले है जो बेल्जियम देश है वहां पर क्या हुआ था, और दूसरा है जो नेपाल है वहां पर क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे हम देखेंगे बेल्जियम की प्रॉब्लम और उनका सॉल्यूशन। पहले हम देखते हैं अब जो बेल्जियम है वो कैसा दिखता है। ये जो हमारे सामने मैप है वो बेल्जियम का मैप है, और ये काफी छोटा सा मैप है, आप देख सकते हैं। अगर हम इसके एरिया वाइज की बात करते हैं तो लगभग जो हरियाणा स्टेट है हमारे कंट्री में, उसके जितना ही उसका साइज है। यहाँ पर जो ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं, इसका नाम है फ्लेमिश रीजन। जो नीचे जो लगभग ऑरेंज कलर में है या फिर रेडिश कलर में है, ये है आपका वालोनिया रीजन। जो यहाँ पर जो ये वाला एरिया देख सकते हैं, ये है जो जर्मन स्पीकिंग पीपल रहते हैं उनके लिए उनका जो एरिया है। और जो यहाँ पर है बीच में, ये है इनकी कैपिटल जो है ब्रसल्स। इस कंट्री की जो सीमाएं हैं ऊपर की तरफ लगती है नीदरलैंड से। इसके जो वेस्टर्न सदर्न रीजन है, यहाँ पर जो कंट्री है वो है फ्रांस, इधर साइड जर्मनी, और यहाँ पे जो थोड़ा सा हिस्सा है वो है लग्जमबर्ग का। अब जो इस कंट्री में कन्फ्लिक्ट क्या हुआ है उसके बारे में हम एक बार बात करते हैं। तो जो इस कंट्री का कन्फ्लिक्ट है वो है लैंग्वेज के ऊपर, और साथ में जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है जो माइनॉरिटी में है वो ज्यादा स्ट्रोंग है, जो मेजोरिटी के अंदर लोग थे वो थोड़ा सा वीक थे कई तरह के एस्पेक्ट्स में। जो हमारा ये वाला रीजन है फ्लेमिश रीजन, यहाँ पर जो 59% लोग हैं वो पूरी कंट्री की जो 59% पॉपुलेशन है वो रहती है इस रीजन में रहती है 40%। और जो ये 1% लोग हैं वो रहते हैं जर्मनी के साथ लगती हुई सीमा के पास। जो 59% लोग जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वो मेजोरिटी में है डच स्पीकिंग। जो इस रीजन में जो फ्लेमिश रीजन के अंदर रहते हैं वो 40% है टोटल कंट्री की पॉपुलेशन का, लेकिन यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की है। इसी तरह से जो हमारी कैपिटल है, आई मीन ब्रसल्स देश की जो कैपिटल है, वहाँ पे 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, और जो 20% लोग हैं वो बोलते हैं डच लैंग्वेज। जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, देखिए हमने इसकी जो कंट्री की लोकेशन है वो देख ली है, नेबरिंग कंट्रीज को भी देख लिया है। रीजन ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है, जो हमने दो रीजन की बात करी थी, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग लोग। डच स्पीकिंग लोग कंट्री के अंदर पॉपुलेशन में ज़्यादा है, फ्रेंच स्पीकिंग कम है। लेकिन जो पावर है, जो रिसोर्सेज तक पहुंच है, या फिर जो पार्टिसिपेशन है कंट्री के अंदर मेजर पोस्ट के अंदर, रिचनेस के अंदर, वो फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है उनका ज़्यादा है, वो ज़्यादा पावरफुल कम्युनिटी है। जो डच स्पीकिंग पीपल है वो थोड़ा वीक है, उनके पास इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है, उनके पास जो रिसोर्सेज है उनकी कमी है। तो इस वजह से उन दोनों के बीच में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो बेल्जियम देश है उसने एक अच्छी समझदारी दिखाई और उन्होंने अपने कन्फ्लिक्ट को बढ़ने नहीं दिया और एक सॉल्यूशन फाइंड किया। उस सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए लगभग 1970 से लेके 93 तक
उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 4 बार अमेंडमेंट की थी। और आपका जो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन में हरियाणा बोर्ड के अंदर आपका 2022-21 के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था। तो हम देखते हैं कि बेल्जियन मॉडल क्या था। इन्होंने क्या किया, जो दोनों स्टेट थी फ्लेमिश रीजन और वालोनिया रीजन, वहाँ पर जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उनको ज़्यादा पावर दी गई, ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपने अपने रीजन्स के लिए अच्छी तरह से डिसीजंस ले सके, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसके अंदर ज़्यादा कन्फ्लिक्ट ना क्रिएट कर सके। एक सिस्टम बनाया गया जहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल थे और जो डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स थे उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन को मान लिया, तो कैपिटल के जो स्टेट है वहाँ पर भी जो गवर्नमेंट थी, बेशक कोई माइनॉरिटी में है या मेजोरिटी में है, सभी ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को मान लिया, ताकि कोई कंफ्लिक्ट ना रहे। जो कंट्री जो उनकी कैपिटल थी ब्रसलेस, वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, क्योंकि वहाँ पे 80% जो लोग थे वो फ्रेंच स्पीकिंग थे और 20% लोग डच स्पीकिंग थे। वहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। एक अलग से गवर्नमेंट बनाई जिसको बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट, और ये डिसीजन लेती थी लैंग्वेज के बारे में, एजुकेशन के बारे में, कल्चर के बारे में। साथ में जो पीपल थे वो इस कम्युनिटी मतलब जो पीपल है वो इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के लोगों को इलेक्ट करते थे, और इस तरह से वो डिसीजन लेते थे बिना किसी भेदभाव के। तो यहाँ तक हमने देखा कि जो कंट्री के अंदर कन्फ्लिक्ट क्या था और सॉल्यूशन क्या था। पहले अब हम जो श्रीलंका के अंदर क्या कन्फ्लिक्ट था वो पढ़ेंगे, और उसके बाद देखेंगे इन दोनों की जो डिसीजन मेकिंग है उसका इन कंट्रीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। तब तक आप एक बार इसको पढ़िए और देखिए कि क्या कन्फ्लिक्ट था, अच्छे से समझिए। थैंक यू।